हेलो स्टूडेंट्स। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तीनों मोशन के जो लॉ हैं हमने वो पढ़ लिए थे। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी पढ़ा, न्यूटन सेकेंड लॉ भी पढ़ा और न्यूटन्स थर्ड लॉ भी पढ़ा। ठीक है, अब बच्चे हम लोग क्या सीखेंगे कि हमें इसको अप्लाई कैसे करना है ना, हमें प्रॉब्लम्स में इसको कैसे यूज करना है और इसके हेल्प से कैसे रिजल्ट को लेकर के आना है, ये सारी चीजें हमें सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली देखो, जो मोशन होता है, ठीक है, मोशन दो प्रकार से हो सकते हैं, है ना। एक हो सकता है भाई लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, और एक हो सकता है सर्कुलर मोशन, या आप उसको एंगुलर मोशन कह सकते हो। जब रेक्टिलिनियर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स। और जब सर्कुलर मोशन की बात होती है या फिर आप बोलो एंगुलर मोशन की बात होती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क। ठीक है, तो जो सर्कुलर मोशन है या एंगुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, उसको हम अलग एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो उस टॉर्क का जो रिक्वायरमेंट होता है वो रोटेशनल मोशन के लिए होता है, तो हम इसकी बात वहां पे जाके करेंगे। ठीक है, अभी हम चूंकि लीनियर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है फोर्स, तो हम लोग अपना पूरा फोकस किस पे लगाएंगे, फोर्स पे लगाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जनरली जो हमें प्रॉब्लम्स में इनकाउंटर करना पड़ेगा फोर्सेस के टाइप्स, वो कुछ है। एक हमने देखा वेट, दूसरा देखा हमने नॉर्मल। इसके अलावा दो और फोर्सेस है जो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, दो या तीन और फोर्सेस हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है बच्चे, तो एक है इसमें से टेंशन, एक है इसमें से आपका स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन। ठीक है, ये और कुछ फोर्सेस हैं। चलो इसके बारे में भी संक्षेप में थोड़ी बातें करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको यूज कैसे करना है, इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैसे लगाना है और रिजल्ट को कैसे लेके आना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बच्चे टेंशन। ठीक है, तो जनरली बच्चे टेंशन का नाम सुनते हैं तो हमें क्या आता है, वो दिमागी टेंशन है ना, दिमागी टेंशन के बारे में समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टेंशन जो है वो टेंशन से अलग है। ठीक है, ये टेंशन उस टेंशन से अलग है। कैसे भाई? क्योंकि ये जो टेंशन है ना, वो एक प्रकार का फोर्स है। आ रही बात समझ में? ये जो टेंशन है वो एक प्रकार का फोर्स है। दैट मीन्स कि हम इसको क्या कह सकते हैं, टेंशन फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा, टेंशन फोर्स कहलाता है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, ये कहां पर लगता है, ये हमेशा स्ट्रिंग्स में लगते हैं। कहां लगते हैं बेटे? स्ट्रिंग्स में, रोप्स में, है ना, इन सब चीजों में टेंशन लगता है। आ रही बात समझ में हमारी? ठीक है, तो टेंशन जो है वो क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है जो किस में लगता है बेटा, स्ट्रिंग्स में लगता है। जब भी हम इसको स्ट्रेच करने की, जब भी हम इसको पुल करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप स्ट्रिंग को पुल करोगे, ध्यान से समझना बच्चे, जब भी आप एक स्ट्रिंग को पुल करोगे तो उस पर एक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा। उस इंटरमोलिकुलर फोर्स को, जिसका नेचर हमेशा पुलिंग रहेगा, ठीक है, क्या कहलाता है बेटा, टेंशन कहलाता है, यानी टेंशन फोर्स कहलाता है। लेट्स राइट इट हियर। the tension force ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, दी टेंशन फोर्स इज एन intermolecular force which acts or reacts when the
स्ट्रिंग इज पुल्ड, ठीक है, जब स्ट्रिंग को पुल किया जाता है उस समय ये वाला फोर्स लगना स्टार्ट होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? टेंशन जो है, टेंशन वाला फोर्स वो तब लगना शुरू करता है जब हम एक स्ट्रिंग को पुल करना शुरू करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मान लो बेटा ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है? ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पर एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स, और इधर एक लड़का है ना खड़ा है, और वो एक रस्सी से इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है, ठीक है। इस रस्सी से इसको क्या, इस स्ट्रिंग से इसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? एक फोर्स लगना शुरू होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स कहते हैं। आ रही बात समझ में? जिसको हम क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स कहते हैं। तो ये एक प्रकार का फोर्स है, इसको अपने को फोर्स काउंट करना है, ठीक है। जो टेंशन फोर्स होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिसको आपको समझना और याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंशन फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंशन फोर्स क्या है बच्चे? देखते हैं। पहला कि इसका नेचर हमेशा कैसा होता है बेटा? पुलिंग होता है। ये कभी भी पुश नहीं कर सकता। मतलब स्ट्रिंग की रोप की वजह से या स्ट्रिंग की वजह से आप क्या कर सकते हो? किसी सामान को पुल कर सकते हो, पुश नहीं कर सकते, है कि नहीं? समझ आ रहा है? प्रैक्टिकली आप समझ पा रहे हो, है ना? रस्सी से आप किसी चीज को खींच सकते हो, रस्सी से दबा सकते हो क्या? नहीं दबा सकते, है ना? ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टेंशन फोर्स में पहली बात क्या होगी बेटा? इट इज ऑलवेज पुलिंग, ठीक है, नेचर, ठीक है। सेकेंड, ये जो देखो, ये जो स्ट्रिंग है उसके दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर निकालने हो तो देखो, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है। मतलब स्ट्रिंग का जो एंड है, ठीक है बच्चे, ये हमेशा स्ट्रिंग के एंड यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे लगेगा। देखो इस एंड पर इस तरफ लग रहा है और इस एंड पर इस तरफ लग रहा है। आ रही बात समझ में? जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगे उससे हमेशा अवे लगेगा, ठीक है। इस चीज को समझना है, ठीक है। इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन दी बॉडी, ठीक है। बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स, ये देखो है ना, वो हमेशा क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये बॉक्स है ना, बॉक्स पर ये रस्सी कहां पर जुड़ा हुआ है बेटा? यहां जुड़ा हुआ है। तो इस बॉक्स पर फोर्स किधर लगेगा? अवे, दिस साइड, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, उस ऑब्जेक्ट पर रस्सी कहां जुड़ा हुआ है? यहां पर, तो किधर लगेगा? अवे, तो दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। तो बॉडी पर जो फोर्स लगाता है ये स्ट्रिंग, वो हमेशा कैसे पहचानना है? तो ऐसे पहचानना है कि जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां से अवे डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा, ठीक है बेटे। तो ये हो गया दूसरा रूल, दूसरा प्रॉपर्टीज। सॉरी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रिंग अगर आपका जनरली ये सब वर्ड्स यूज होंगे क्वेश्चन में, जिसको आपको समझना है, ठीक है। तीन वर्ड अक्सर यूज होगा बेटा। इनएक्सटेंसिबल पहली, दूसरा फ्रिक्शनलेस और तीसरा मासलेस, ठीक है। ये तीन वर्ड अक्सर यूज होंगे स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। क्या बोल रहा हूं बेटा? मासलेस, इनएक्सटेंसिबल और फ्रिक्शनलेस। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो अगर कुछ नहीं भी मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं मेंशन किया, मासलेस नहीं, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल नहीं, फ्रिक्शनलेस नहीं, कुछ भी नहीं मेंशन किया है, तब भी आपको यही समझना है, ठीक है। तब भी आपको यही समझना है। और अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो स्ट्रिंग में
मासलेस नहीं है, फ्रिक्शनलेस नहीं है, तब पक्का क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा। ठीक है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है दैट मीन्स कि आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है बेटा? मासलेस, इनएक्सटेंसिबल और फ्रिक्शनलेस। मासलेस मतलब जिसका मास नहीं है, इनएक्सटेंसिबल मतलब जिसकी लंबाई बढ़ेगी नहीं, हम खींचेंगे तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, और तीसरा फ्रिक्शनलेस, जिसमें फ्रिक्शन ना लगता हो। ठीक है, तो इस तरीके का एन आइडियल स्ट्रिंग मीन्स massless, frictionless and, ठीक है, massless, frictionless and inextensible। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग आइडियल स्ट्रिंग। तो अगर बेटा आइडियल स्ट्रिंग हुआ, एन आइडियल स्ट्रिंग हुआ, ठीक है, तो उसके हर एक पॉइंट पर जो ये टेंशन की क्वांटिटी, टेंशन का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। फॉर एन आइडियल स्ट्रिंग टेंशन ऑन ईच पार्ट ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। सब जगह पर टेंशन क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। आगे बात समझ में। लेकिन अगर इसमें से कोई भी चीज बदली, ठीक है, मासलेस या मासलेस नहीं रहा, या फ्रिक्शनलेस नहीं रहा, या इनएक्सटेंसिबल नहीं रहा, इनएक्सटेंसिबल नहीं रहेगा तो वो स्प्रिंग में काउंट होगा। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल नहीं रहा, एक्सटेंसिबल हो गया तो फिर वो स्प्रिंग में काउंट होगा, और स्प्रिंग की चीजें हम आगे देखेंगे। तो अभी बात करेंगे मासलेस और फ्रिक्शनलेस के बारे में। ठीक है, जनरली आपको मासलेस और फ्रिक्शनलेस ऐसा दिया रहेगा। ठीक है बेटे, तो अगर मासलेस या फ्रिक्शनलेस नहीं हुआ, या दोनों में से कोई भी नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फोर्थ, इफ स्ट्रिंग इज नॉट massless or frictionless, then tension in each part is different। तब क्या होगा बेटा? हर एक पार्ट में टेंशन अलग अलग आएगा। ठीक है, हर एक पार्ट में जो टेंशन है वो अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी बेटा, क्लियर है ना? ओके, तो चलो ये हो गई बेटे बात टेंशन की। इसके अलावा जो हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बोला मैंने? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्रिक्शन के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज है ना? हमने क्लास 9th में फ्रिक्शन पढ़ा था, तो फ्रिक्शन के भी बारे में हमको बहुत कुछ पता होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है बेटा? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो सरफेस के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, तो उस रिलेटिव मोशन का अपोज करने का टेंडेंसी जो होता है सरफेस का, उसको क्या कहते हैं? अपन फ्रिक्शन कहते हैं। और जिस फोर्स से अपोज किया जाता है उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है ये आपको समझ में आया, बट फ्रिक्शन को अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो एनएलएम पढ़ रहे हैं हम लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, एनएलएम पढ़ रहे हैं, ये इसका पहला पार्ट चल रहा है। फर्स्ट पार्ट हम विदाउट फ्रिक्शन का पढ़ेंगे, और सेकेंड पार्ट फ्रिक्शन वाला पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन वाला पार्ट हम पूरी तरीके से अलग होकर के पढ़ेंगे, तो अभी फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है। ठीक है बेटा, और दूसरा है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स भी जब स्प्रिंग आएगा तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल ये तीन इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं। ठीक है, क्या क्या? वेट, नॉर्मल एंड टेंशन। ठीक है, वेट, नॉर्मल एंड टेंशन, ये तीन अभी हम जनरली यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये बारी बारी से आते जाएंगे और उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। क्लियर है बच्चे? चलो, तो नाउ अब देखो बेटा, हमने फोर्स को समझ लिया, आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि किस किस प्रकार के फोर्सेस लग सकते हैं। ठीक है,
बहुत सारे सारे प्रकार के फोर्सेस होते हैं। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, क्लासेस आप हायर जाते जाओगे, नए नए प्रकार का फोर्सेस समझ में आएगा। तो बस कुछ नहीं करना, वही है, बस एक फोर्स बढ़ गया तो फोर्स को ट्रीटमेंट जो हम देते हैं उस फोर्स को भी वही ट्रीटमेंट देंगे। हरी बात समझ में? तो हमें सीखना है कि हमें यूज कैसे करना है, ठीक है। फिर कितने भी फोर्स आ जाए उसको वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, तो जब हम एनएलएम के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो किया जाता है काम वो है फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना, ठीक है। क्या बनाना? फ्री बॉडी डायग्राम। अगर बच्चे आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो आपके लिए एनएलएम के प्रॉब्लम काफी आसान हो जाते हैं। ओके, काफी आसान हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके बच्चे, क्या होता है इसको एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे। जैसा कि हमने अभी एक एग्जांपल बनाया था, ये ग्राउंड है, ठीक है बेटा। मान लो ग्राउंड कैसा है? फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस। दैट मीन्स कि हमने फ्रिक्शन को क्या कर लिया है? इग्नोर कर लिया, फ्रिक्शन अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो जनरली फ्रिक्शनलेस है तो या तो फ्रिक्शनलेस लिखा रहेगा या फिर स्मूथ लिखा रहेगा। तो समझ जाना है कि हमें फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो यहां पर हमने एक बॉक्स रखा था बेटा और इधर एक लड़का एक स्ट्रिंग से इसको खींच रहा था, है ना बच्चे? स्ट्रिंग से इसको खींच रहा था। ओके, तो ये जो है ना बेटा, ये हमने एक सिस्टम बना लिया। दिस इज द सिस्टम, ठीक है, दिस इज द सिस्टम। इस सिस्टम में क्या क्या है? ध्यान से सोचो, इस सिस्टम में क्या क्या है बेटा? एक बॉक्स है, एक स्ट्रिंग है और एक लड़का है ना बच्चे? एक बॉक्स है, एक स्ट्रिंग है और एक लड़का है। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरी चीज कि यहां पर जितने जितने फोर्सेस आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे फोर्सेस बना लो, ठीक है। अभी तक जो जो पढ़े हो आप, फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, खत्म हो गई बात। एक चीज क्या लगेगा बेटा? ये क्या लगाएगा? इस पर वेट लगाएगा। वेट हमेशा किधर लगता है बेटा? नीचे। मान लो इसका मास m है, कैपिटल M है सपोज, ठीक है। तो इस पर कितना लग गया? कैपिटल mg फोर्स वेट लग गया। ओके, अच्छा और कुछ लगता है बेटा? और कुछ लगता है? हमने एक और क्या पढ़ा है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कौन लगाता है बेटा? सरफेस लगाता है। तो सरफेस कैसे लगाता है बेटा? परपेंडिकुलर। तो इस पर क्या लग रहा है? एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है। प्लस ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की वजह से किधर लगेगा बेटा? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ उससे अवे, यानी इधर। तो इस पर क्या लग गया? टेंशन इधर लग गया। अब दूसरी चीज कौन है बेटा? बॉडी, ये बंदा, ये लड़का, ठीक है। लड़के पे क्या क्या होगा? इसका मास मान लो m है तो इसका वेट लगेगा बेटा नीचे mg। हाँ, ये अगेन इसके ऊपर भी क्या करेगा? नॉर्मल लगाएगा। तो इसको नॉर्मल 1 कर देता हूँ, इसको नॉर्मल 2 कर देता हूँ। मैंने बोला था जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उतने क्या लगेंगे? नॉर्मल लगेंगे, ठीक है। अच्छा, इस बंदे पर है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ स्ट्रिंग दिस, तो उसके अवे यानी इधर, इस पर टेंशन लगेगा। टेंशन हर एक जगह पर क्या होता है बेटा? ये पूरा स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग में कुछ मैंने मेंशन नहीं किया, तो आपको क्या मानना है? मासलेस और फ्रिक्शनलेस। तो मासलेस फ्रिक्शनलेस में क्या होता है? हर पार्ट पर, हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या होता है? सेम। तो जो टेंशन यहाँ वही टेंशन यहाँ लगेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये हमने क्या किया बेटा? इसके सारे फोर्सेस दिखा दिए। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। पहली चीज क्या किया मैंने? जो भी मेरा प्रॉब्लम का सिचुएशन था वो हमने पिक्टोरियली दिखा दिया, मतलब डायग्राम बना लिया, डायग्रामेटिकली दिखा दिया, ठीक है। मतलब हमने एक सिस्टम तैयार कर लिया। सिस्टम तैयार करने के बाद उसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे थे वो सारे फोर्सेस दिखा देने, ठीक है। अभी चूंकि हम सिंपल प्रॉब्लम्स ले रहे हैं तो जो मिनिमम फोर्सेस हो सकते हैं मैंने वही लिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा, फोर्सेस बढ़ते जाएंगे, फोर्सेस बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ फोर्स इसमें और ऐड हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? ओके, तो दिस इज द सिस्टम ऑफ द प्रॉब्लम विच कंसिस्ट बॉक्स एंड मैन एंड स्ट्रिंग, ठीक है। अंडरस्टूड? नाउ सी, अब इसमें क्या करना होता है बेटा? मान लो हमें बॉक्स से रिलेटेड कोई चीज चाहिए या फिर हमें लड़के से रिलेटेड कोई चीज चाहिए, मतलब कोई क्वांटिटी फाइंड करनी है।
मुझे बॉक्स से रिलेटेड कोई क्वांटिटी फाइंड करनी हो सकती है, या मुझे उस लड़के की कोई क्वांटिटी फाइंड करनी हो सकती है। तो अगर मुझे बॉक्स का कुछ फाइंड करने बोला है तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी मेरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बॉक्स मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उस चीज को अपन क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। नहीं समझा? उस सब्जेक्ट को अलग कर लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। दैट मीन्स कि जिसकी कोई क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है उसको हमने सेपरेट कर। मान लो मुझे बॉक्स के बारे में बात करनी है, ठीक है, बॉक्स का कुछ निकालना, तो बॉक्स को क्या कर लो बेटा, सेपरेट कर लो, ठीक है, कर लिया। अब इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे थे ना वो दिखा दो। क्या क्या लग रहा था बेटा, नीचे लग रहा था वेट, ऊपर लग रहा था नॉर्मल, और इधर लग रहा था टेंशन। यही फोर्सेस लग रहे हैं बेटा इसके ऊपर, ठीक है, यही फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। ये जो डायग्राम तैयार हुआ ना बेटा, दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। ये हर प्रॉब्लम में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाया मैंने बेटा, ऑफ बॉक्स। ये मैंने बॉक्स का बनाया। तो उस प्रॉब्लम में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हर एक का आप सेपरेटली क्या कर सकते हो, फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। आ रही कि नहीं बात समझ में मेरी, ठीक है। तो बेटा ये समझ में आ गया कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। तो व्हाट कैन वी से अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम, इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या करना है, फ्री करना है बॉडी को, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फ्री करना है। फ्री करना मतलब आइसोलेट कर देना, ठीक है। तो जो सिस्टम है उस सिस्टम से जो आपका इंटरेस्ट वाला बॉडी है ना, बॉडी ऑफ इंटरेस्ट है, उसको फ्री कर लो यानी आइसोलेट कर लो। एंड देन रिप्रेजेंट ऑल दी, है ना, देन रिप्रेजेंट ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी विद द हेल्प ऑफ एरो, है ना। एरो के फॉर्म में आप उन सारे फोर्सेस को क्या कर लो, दिखा लो, ठीक है। बाहर की तरफ लग रहा है वो फोर्स, तो एरो का डायरेक्शन आउटवर्ड लगेगा। अंदर की तरफ होता तो उसको हम इनवर्ड दिखाते। सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में बेटा। तो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो लेट्स सी फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको। इफ वी आइसोलेट, ठीक है बेटे, इफ वी आइसोलेट द बॉडी ऑफ इंटरेस्ट from a system and represent all the forces acting on it with the help of arrow, ठीक है, then it is called FBD, free body diagram, ठीक है बेटे, free body diagram, okay, understood। if we isolate the body of interest from a system and represent all the forces acting on it with the help of arrow, then it is called free body diagram। कितने अच्छे से समझ में आया ना, है कि नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इसको अपन कहते हैं बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हमने बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अगर मेरा इंटरेस्ट इसमें होता, इस लड़के में होता, तो हम क्या करते, अगर हमारा इंटरेस्ट इस लड़के में होता तो फिर हम क्या करते, सी, तो बेटे इसमें भी वही करेंगे काम अपन, है ना। जो जो चीजें लग रही है उसको दिखा देंगे। नीचे क्या लग रहा है बच्चे, mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है बेटा, नॉर्मल लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। तो ये हो गया इस FBD ऑफ बॉल, ठीक है, दिस इज FBD ऑफ बॉल। तो आप उस सिस्टम के हर एक बॉडी का सेपरेट करके, है ना, सारे फोर्सेस को दिखा सकते हो, और वो उस चीज का क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया।
ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको निकालना आ गया बच्चे, बहुत अच्छी बात है। फ्री बॉडी डायग्राम निकालना आ गया तो समझ लो एनएलएम का आधा टेंशन खत्म हो गया, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हाफ पार्ट जो है आपके लिए आसान हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करना सीखेंगे। आ रही बात समझ में मेरी, ठीक है। हम इसको यूज करना सीखेंगे, कैसे? स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन एनएलएम, ठीक है। एनएलएम में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो पहली स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है बेटा, जो भी सिचुएशन दिया हुआ है प्रॉब्लम में, उस सिचुएशन को डायग्राम के थ्रू, है ना, डायग्राम की मदद से दिखा देना है, ठीक है, उसको ड्रॉ कर लेना है। ओके सी, तो स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन एनएलएम में पहला स्टेप आपको करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम, ये बना लिया आपने। सेकेंड, आपको क्या करना है, उस बॉडी, उस सिचुएशन में, है ना, उस सिस्टम में, ठीक है, उस सिस्टम में जितने भी बॉडी हैं उनको सेपरेटली क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ एफ बी डी ऑफ each body, ठीक है। ड्रॉ FBD of each body of given problem, given system, ठीक है। उस सिस्टम के हर एक बॉडी का क्या कर लो आप, FBD बना लो, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा, जब आप FBD बना लेते हो बेटे, ठीक है, जब आप FBD बना लेते हो, जैसे कि इधर हमने बॉक्स के लिए बनाया था, क्या बनाया था बेटा, बॉक्स के लिए नीचे आ गया क्या आपका mg, ऊपर आ गया क्या आपका नॉर्मल, और इधर हो गया क्या टेंशन, ठीक है। इस तरीके के फोर्सेस आए थे। तो अब आपके पास क्या है बेटा, दो एक्सिस है, देखो इधर क्या है x एक्सिस और इधर क्या है बेटे y एक्सिस, ठीक है। इधर क्या है x एक्सिस। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा x एक्सिस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे t। आपको पूछा जाएगा y एक्सिस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो y एक्सिस पर एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है बेटा, एक ऊपर लग रहा है, एक पॉजिटिव y पर लग रहा है, एक नेगेटिव y पर लग रहा है। तो कितना नेट फोर्स लगेगा, दोनों का रिजल्टेंट, है ना बेटे, दोनों का रिजल्टेंट। तो आप क्या करो, हर एक बॉडी के लिए जो आपने FBD बनाया है उसके लिए क्या करना है, आपको एक एक एक्सिस का नेट फोर्स निकाल लो, पर्टिकुलर एक्सिस का, ठीक है। इस एक्सिस पर निकाल लिया, इस एक्सिस पर निकाल लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, नाउ राइट इक्वेशन ऑफ फोर्स फॉर ईच एक्सिस, ठीक है बेटे। अब आपको क्या करना है, फोर्स के इक्वेशन लिख लेने हैं हर एक एक्सिस के लिए। जैसे कि मैं अगर यहां पर बोलूं कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या है, T है, ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा क्या हो गया बेटा, फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, N माइनस mg, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से हमने देखो उसके x कंपोनेंट का इक्वेशन और y कंपोनेंट का इक्वेशन हमने लिख लिया, ठीक है कि नहीं, आ रही बात समझ। ये उल्टा भी हो सकता है, अगर ये बड़ा है तो n माइनस mg होगा, ये बड़ा है तो mg माइनस n होगा, ठीक है कि नहीं। इसमें जो बड़ा होगा उस तरफ नेट फोर्स लगेगा, आ रही बात समझ में। नेट फोर्स तो समझते हो, नेट फोर्स मतलब वेक्टर सम, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस। तो हमने ऐसे इक्वेशंस लिख लिए। फोर्थ, अब जब ये इक्वेशंस मिलेंगे बेटे आपको, ठीक है, उन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है।
सॉल्व दोज इक्वेशंस, जो भी इक्वेशंस मिलेंगे हर एक बॉडी के लिए आपको एफबीडी बनाया आपने, और हर एक बॉडी के लिए ऐसे इक्वेशंस मिलेंगे, उन सभी इक्वेशंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई these equations and get the desired result, ठीक है। इन सब इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिल जाए। तो ये 4 स्टेप में आपका प्रॉब्लम एंड हो जाता है, ठीक है। इन 4 स्टेप्स में आपकी प्रॉब्लम्स एंड हो जाता है। चलो, तो ये हमें समझ में आ गया बच्चे। अब देखो अपने को क्या करना है। अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे और हम इसको देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या क्या बोला था, ठीक है, और कैसे कैसे यूज करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1, ठीक है। देखो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ए ब्लॉक ऑफ मास 30 kg अच्छा, इसके स्टार्ट करने से पहले एक और चीज हम देख लें, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक और चीज देख लें हम लोग। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। देखो बेटे, बॉडी जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? बॉडी जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का हो सकता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड बॉडी, ठीक है। पॉइंट बॉडी और एक्सटेंडेड बॉडी। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ना, सब में हमने बॉडी को पॉइंट ही माना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बॉडी रहे। ट्रेन रहे तो भी हमने उसको पॉइंट माना है, क्या बोलते हैं, कार रहे तो भी उसको पॉइंट माना है। तो जनरली हमने अभी तक बॉडीज को क्या माना है, पॉइंट मान के सॉल्व किया। लेकिन ऐसा होता है क्या, किसी एक बॉडी में सिर्फ एक पॉइंट होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जनरली बॉडी के क्या होते हैं, अपना शेप एंड साइज होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी कहते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो हमने अभी तक जो भी पढ़ाई की है सब में हमने बॉडी को क्या माना है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है। बट जब बात एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की आएगी तब हम क्या करेंगे, ठीक है। ओके, तो एक्सटेंडेड बॉडी जब आती है, ठीक है, तो वहां पर एक कंसेप्ट आता है सेंटर ऑफ मास, है ना। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सेंटर ऑफ मास अगर आपको मिल गया किसी बॉडी का, ठीक है, कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास वहां पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने कोई भी कितनी भी बड़ी बॉडी हो, लेकिन अगर उसका आपने पॉइंट मास सेंटर ऑफ मास निकाल लिया तो आप उसको एक पॉइंट की तरह ही ट्रीट कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो हम यही मान के चलते हैं कि अभी हम जितने भी फोर्सेस लगा रहे हैं वो कहां पे लगा रहे हैं, उसके सेंटर ऑफ मास पे लगा रहे हैं, इसलिए हम उसको पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं। लेकिन अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो फिर अलग बातें होगी। तो बेटे अगर पॉइंट मास है तो उसको चलाने के लिए, उसमें मोशन लाने के लिए वी रिक्वायर ओनली फोर्स, ठीक है। बट अगर ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, कि अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और उसको इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में रखना मतलब नो मोशन, यानी नो चेंज इन मोशन, ऐसा बोल सकते हो। मतलब वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा, ठीक है। चाहे वो उसका रेस्ट का कंडीशन हो या फिर उसका यूनिफॉर्म मोशन का कंडीशन हो। यूनिफॉर्म मोशन का कंडीशन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहेगा, बिकॉज उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, ध्यान रहे। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, सिंपल सी बात है। टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या कंडीशन होगा, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है देन आपको फोर्स टोटल 0 होने के साथ साथ उस पर टॉर्क भी 0 होना चाहिए।
अब टॉर्क क्या होता है वो हम आगे चल करके पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम है ना, या आप इसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। ट्रांसलेशनल मतलब मोशन को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन भी कह सकते हैं। जब एक क्या बोलते हैं लीनियर मोशन होता है तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, मतलब जिसमें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बॉडी आगे बढ़ती है, क्लियर है। और दूसरा होता है बेटा जब जिसमें रोटेट होता है, एक ही जगह पर क्या हो रहा है वो रोटेट हो रहा है, उसको कहते हैं हम लोग एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो जब रोटेशनल मोशन में आता है और रोटेशनल मोशन हम नहीं चाहते हैं, रेस्ट में रखना चाहते हैं, तो वहां पर आपको फोर्स के साथ साथ टॉर्क भी चाहिए। अरे बात समझ में, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल फॉर अ point object condition of equilibrium क्या हो जाएगा बेटा? F net इक्वल टू 0। यही कंडीशन, एकमात्र कंडीशन क्या है? नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए? 0। अब बेटा नेट फोर्स अगर 0 हुआ इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब कोई भी एक्सिस पर टोटल फोर्स क्या होगा? 0, ठीक है। तो x कंपोनेंट भी उसका क्या होगा? 0, और y कंपोनेंट भी उसका क्या होगा? 0, ठीक है। तब हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इक्विलिब्रियम में है। दूसरा, फॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बेटा? उसके लिए नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए और टाउ नेट भी 0 होना चाहिए। उसके ये टाउ नेट क्या है बेटा? टॉर्क, ठीक है। टॉर्क हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो उसमें टॉर्क भी 0 होना चाहिए, है ना। इसके साथ साथ फोर्स के साथ साथ टोटल फोर्स 0 होना चाहिए और टोटल टॉर्क 0 होना चाहिए। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया बेटा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। लेकिन टॉर्क की बात कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग? जब बात रोटेशन की आएगी, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? नाउ एक और वर्ड सुनने को मिलेगा बेटा हमें, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते। कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। कॉन्करेंट फोर्सेस, अगर किसी पार्टिकल पर, एक पार्टिकल है बेटा, उस पर 2 या 2 से अधिक, ठीक है बेटा, 2 या 2 से अधिक फोर्सेस साइमल्टेनियसली लग रहे हों, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल या किसी बॉडी पर 2 or more forces are acting simultaneously, then they all forces are known as concurrent forces, ठीक है बेटे, समझ में आ गया होगा आपको। If 2 or more forces are acting on same particle simultaneously, ठीक है बेटे। If 2 or more forces are acting on same particle simultaneously, then they are called concurrent forces। आ गई बेटे बात समझ में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया कि कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक छोटा सा, लामीज थ्योरम। ये शायद मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त भी पढ़ाया होगा, लामीज थ्योरम, ठीक है बच्चे। लामीज थ्योरम क्या होता है समझते हैं। ये कहता है बेटा कि अगर एक पार्टिकल हो, उसमें 3 फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज F1, F2 एंड F3 एक साथ,
ठीक है, एक साथ इस पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 F3, और ये वाला एंगल सपोज अल्फा है, ये वाला एंगल सपोज बीटा है, एंड ये वाला एंगल सपोज गामा है। ठीक है, तो चूंकि अभी अभी हमने सीखा बेटा, एक ही पार्टिकल पर अगर 2 या 2 से अधिक फोर्सेस लग रहे हों तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस। तो ये तीनों क्या हो गए बेटा, कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए। ओके, तो ये कॉन्करेंट फोर्सेस 3 हो अगर, और ये तीनों का नेट फोर्स, नेट करने पर अगर 0 आता हो, मतलब ये सिस्टम अभी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, नेट फोर्सेस क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ऐसे सिचुएशन में ठीक है, अपन क्या करते हैं, लामीस थ्योरम यूज करते हैं। और ये लामीस थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से समझिए। इफ a body is in equilibrium, ठीक है, if a body is in equilibrium due to 3 concurrent forces, ठीक है बेटा, then देखना, ये वाला फोर्स लेना है बेटा F1 अपॉन उसके सामने का एंगल, उसको छोड़ करके, F1 को छोड़ करके जो बाकी 2 फोर्सेस बचे, देखो F2 और F3, उसके बीच का एंगल का साइन अल्फा, और फिर दूसरा फोर्स लो F2, ठीक है, F2, और उसके सामने मतलब उसके छोड़ करके जो बाकी 2 फोर्स बचे उसके बीच का एंगल यानी बीटा, तो साइन बीटा इक्वल टू तीसरा फोर्स F3, और इसको छोड़ करके जो बाकी 2 फोर्सेस बचे उसके बीच का एंगल गामा यानी साइन गामा, आपस में क्या होता है बेटा, बराबर होता है। दिस इज लामीस थ्योरम। लेकिन इसको कब अप्लाई कर सकते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब तीनों कॉन्करेंट फोर्सेस हों और बॉडी को वो क्या रख रहे हों, इक्विलिब्रियम में रख रहे हों। जब बॉडी को वो इक्विलिब्रियम में रख रहे होंगे तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं लामीस थ्योरम को। ठीक है, आगे बात समझ में, तो F1 बाय साइन अल्फा, F2 बाय साइन बीटा इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। ठीक है, तो कई जगह इसका यूज मिलता है अपने को। ठीक है, तो जब भी जरूरत पड़ेगा हम इस रूल का, लामीस थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, चल अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे। सी क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ए ब्लॉक ऑफ मास 30 kg, ए ब्लॉक ऑफ मास 30 kg is suspended by 3 strings, is suspended by 3 strings as shown in figure, देखिए क्या फिगर बनाया है भाई, तो फिगर कुछ इस तरीके से है। ठीक है बेटे, इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है। ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है, दिस एंगल इज 37 डिग्री एंड दिस इज 30 kg ना, 30 kg। आ रही बात समझ में आपको, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके बेटे, तो आप ये बताओ, फाइंड द टेंशन इन एच स्ट्रिंग, क्या निकालने बोल रहे हैं, फाइंड द टेंशन इन एच स्ट्रिंग। ओके बेटे, फाइंड द टेंशन इन एच स्ट्रिंग, इस तरीके का प्रॉब्लम है। ओके बेटे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। उसके पहले हमने क्या बोला था, स्टेप 1 में क्या बोला था बेटा, सबसे पहले फोटो बना लिया, तो डायग्राम का फोटो ऑलरेडी गिवन है ना।
जो सिचुएशन है उसका फोटो तो ऑलरेडी गिवन है, उसके लिए सोचना ही, तो पहला स्टेप हमने इससे करके दिया है। अब इसमें हमें क्या देखना है, कहाँ कहाँ क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो चलो पहले मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, ठीक है बेटे। तो इस पॉइंट पर टेंशन किधर लगे, इस रस्सी, इस स्ट्रिंग की वजह से टेंशन लगेगा, और टेंशन किधर लगे, अवे लगता है तो इधर अवे लग जाएगा। इधर जो टेंशन लगा मैंने उसको मान लो T1 बोला, ठीक है। फिर ये वाले स्ट्रिंग में देखो, ये वाले स्ट्रिंग में क्या होगा, है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इधर लगेगा, तो इधर लग गया मान लो T2। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। और इधर क्या लटक रहा है बेटा, 30 kg लटक रहा है, ठीक है। आरी बात समझ में। तो इधर मान लो इस पॉइंट, इधर जो रस्सी है उसमें क्या टेंशन लग गया, T3, ठीक है। इसमें क्या लग गया, T3, ओके। और इधर क्या लग जाएगा बेटे, इसका वेट लग जाएगा 30G, ठीक है। इधर क्या वेट लग जाएगा, 30G। अच्छा आप बोलोगे यहाँ सर नॉर्मल नहीं लगेगा क्या, नॉर्मल लगेगा क्या बेटा, नॉर्मल कब लगता है, जब कोई सपोर्ट हो, मतलब कांटेक्ट में हो, सरफेस के कांटेक्ट में हो। तो यहाँ कोई सरफेस नहीं है कांटेक्ट में, तो नॉर्मल लगेगा नहीं। तो पहले हम क्या करें बेटा, इस बॉडी, इस ये जो 30 kg वाला है ना उसको निकालते हैं, ठीक है। तो 30 kg वाले पर देखो क्या क्या लग रहा है, 30 kg वाले पर नीचे लग रहा है 30G, 30G। तो कितना हो गया बेटा, G की वैल्यू क्या होता है 10, तो ये हो गया 300 न्यूटन, ठीक है। तो इधर लग गया 300 न्यूटन, और ऊपर क्या है बेटा T3। आ रही बात समझ में। तो बच्चे जैसा कि आपको पता है कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ऐसा ये लटक रहा है, आराम से है, ठीक है, रेस्ट में है। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटे, फोर्स क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, तो फोर्स बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो ऊपर क्या लग रहा है बेटा T3, नीचे क्या लग रहा है 300। सो T3 ही इसके बराबर हो जाएगा 300 की न्यूटन। तभी तो वो ये कर पाएगा ना, बैलेंस कर पाएगा, जब बराबर होंगे तभी तो बैलेंस करेंगे। इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो बराबर करेंगे, कैंसिल कर देंगे, है ना, नेट क्या हो जाएगा 0। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है, ओके। अब इस पॉइंट पर आओ, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। उसमें क्या लग रहा है, नीचे T3 लग रहा है, यानी 300 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और इधर क्या लग रहा है बेटा, T1 लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है T2 लग रहा है, ओके। क्योंकि बेटा ये एंगल 37 है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 53 डिग्री। तो दिस एंगल इज 53 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम। क्योंकि ये पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो हर जगह पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। कहीं पर भी हम कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स हमारा 0 आना चाहिए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करें। तो बेटे इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो देखो इसमें 3 फोर्सेस लग रहे हैं, और तीनों मिलकर के इसको क्या रख रहे हैं, इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं। तो आप सीधा लामीस थ्योरम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यूजिंग लामीस थ्योरम, यूजिंग लामीस थ्योरम क्या सीखा हमने अभी। अगर ये 53 डिग्री है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 53 डिग्री, क्या हो जाएगा 137, है ना। ये गड़बड़ होगा, ये 90 हो गया आपका, ये सॉल्व करने में दिक्कत जाएगा क्या, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 127, है ना, क्लियर है। ये 127, और ये टोटल कितना हो जाएगा फिर आपका 90 प्लस 53, ठीक है। तो ये हो जाएगा 143, और ये आपका कितना है 90 डिग्री। तो आपने देखो तीनों फोर्सेस निकाल लिए। ये T1 हुआ तो इसको आप अल्फा बोल सकते हो, ये T2 हुआ तो ये आप इसको आप बीटा बोल सकते हो, ये T3 हुआ तो इसको आप गामा बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे करके हमने लिया। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, T1 बाय साइन 127 और T2 बाय साइन 90 और T3 यानी 300 बाय साइन
143, ठीक है, T3 बाय 300 बाय साइन 143। तो देखो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिल गया है कि नहीं। तो चाहे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो क्या हो गया बेटे, अगर मैं इसको और इसको बराबर करूं तो T1 बाय साइन 127 इज इक्वल टू 300 बाय साइन 143, ठीक है। तो बताओ बेटा, T1 बाय साइन 127 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 प्लस, ठीक है, साइन 90 प्लस 37 डिग्री लिख सकता हूं ना, क्लियर है। साइन 90 प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 अपॉन साइन 143 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 प्लस 53 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो देखो T1 याद करो बच्चे, इसको क्या लिख सकता हूं, कौन सी क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और 90 तो बदल जाएगा बेटा cos 37 डिग्री हो जाएगा, है ना, अपॉन इक्वल टू 300 में ये क्या हो जाएगा cos 53 डिग्री, ठीक है, ऐसा हो गया। तो बच्चे T1 बाय cos 37 कितना हो जाएगा आपका, cos 37 हो जाएगा आपका 4/5, सो 4/5 और 300 अपॉन cos 53 क्या हो जाएगा, cos 53 हो जाएगा आपका 3/5, है ना, तो 3/5, क्लियर है आपको। तो देखो क्या कट रहा है बच्चे, ये 5 और ये 5 कैसे कट गया, 3 से ये 100 हो गया। T1 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 400 न्यूटन, ठीक है। देखो क्या आता है भाई इसका, T1 400 न्यूटन। आगे बात समझ में, तो एक हो गया आपका 400 न्यूटन। सिमिलरली बच्चे अब आप इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, इनमें से किसी भी दो को कंपेयर कर सकते हो। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो T2 बाय साइन 90 क्या होता है बेटा, 1 होता है, इक्वल्स टू 300 बाय साइन 143। साइन 143 अभी देखा आपने 3/5 था, तो 3/5। तो देखो ये क्या हो गया बेटा, ये 100 और ये 5, तो ये हो गया बेटा 500। सो T2 इज 500 न्यूटन, ठीक है बेटे, ये क्या हो गया 500 न्यूटन। तो यहां से देखो हमने लामीस थ्योरम यूज करके T1 और T2 निकाल डाला, है ना बेटे। कोई जरूरी नहीं कि आप लामीस थ्योरम ही लगाओ, इसके अलावा भी रास्ते हैं, ठीक है, लामीस थ्योरम के अलावा भी रास्ते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जब हमें जैसा महसूस होगा वैसा हम लोग यूज करेंगे। मैंने आपको हमेशा बोला है वेक्टर बड़े काम की चीज होती है। वेक्टर अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा क्या था, इधर T1 था, इधर T2 था, और इधर क्या लग रहा था 300, ठीक है, और ये एंगल कितना था 53 डिग्री। तो आप इसको वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो बेटा, इसको रिजॉल्व कर लो। इधर क्या हो जाएगा T2 cos 53 और इधर क्या हो जाएगा बेटा T2 sin 53, ठीक है बेटे। तो इसको हमने तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया। इसको जब ब्रेक कर लिया तो इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा दो, ठीक है। तो अब सिचुएशन ऐसा है बच्चे, तो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इसको इसके बराबर होना चाहिए और इसको इसके बराबर होना चाहिए, तभी जाके इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो इसको इसके बराबर कर लो बेटा, तो T2 cos 53 इज इक्वल टू 300। तो बेटे cos 53 क्या हो गया, cos 53 हो गया 3/5, cos 53 43, हाँ 3/5 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 300। तो ये हो गया 100 और ये हो जाएगा इक्वल टू 500। तो T2 इज 500। इससे देखो बड़े ही आसानी से हो गया। फिर आप इसको और इसको बराबर करो, तो T1 इक्वल्स टू T2 cos 50 सॉरी साइन 53 डिग्री। तो T2 देखो हमारे पास कितना आया बेटे 500 आया, और साइन 53 क्या हो जाता है 4/5। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 4 400 न्यूटन। तो दिस वे हमने N1 और T1 और T2 फाइंड कर लिया, ठीक है बेटे। तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं बेटो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
और प्रॉब्लम्स लेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करेंगे। ठीक है, आप लोग भी शुरुआत करिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम से। ठीक है, ये बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करिए, डाउट पूछिए। ओके, बाय बाय।